गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 में एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, इन एलिमेंट्स में से कार्बन का जो बिहेवियर है, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, वो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से क्या होती है, डिफरेंट होती है, ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है। और उसको अपन किस में पढ़ेंगे, anomalous behavior of carbon. ठीक है, it is anomalous to the behavior of other elements in the group. Then first of all, what is the reason for this anomalous behavior? Okay, so let us list out the reasons. Small size. Out of these elements, carbon is the smallest inside. As we know, as we move down the group, size increases. Next one is high electronegativity. High electronegativity. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से कार्बन की जो कोवेलेंसी है, इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी मोर देन 4। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2, तो केवल s और जो p ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4 ही हो सकती है। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन की कोवेलेंसी 4 हो सकती है, बाकी के जो एलिमेंट है मोर देन 4 कोवेलेंसी के कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पी पाई बॉन्डिंग। कार्बन के अंदर क्या होगा, पी पाई बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हाईएस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या है, ज्यादा है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अवेलेबल। ठीक है, तो पाई जो पी ऑर्बिटल्स है उनके लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की जो टेंडेंसी है वो इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सल्फर के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, अब एक और अगर अपन इनकी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, अगर सारे एलिमेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं ग्रुप 14 की, तो हम क्या देखते हैं कि कार्बन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी ये कितनी होती है, 348 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अगर ऐसे ही सिलिकॉन बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो अपन देखें तो ये कितनी है, 297 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ऐसे ही जर्मेनियम 260 किलोजूल पर मोल, और ऐसे अपन कह दें कि टिन बॉन्ड ये कितनी है, 240 किलोजूल पर मोल। तो यहां पर क्या देखते हैं, CC बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जो कार्बन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, इसकी वजह से कार्बन के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है, कार्बन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी या कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और इस जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। किसी भी एटम का अपने जैसे ही दूसरे एटम से कंबाइन होके क्या बनाना, चेन बनाने की जो टेंडेंसी है या रिंग्स बनाने की जो टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज नोन एज
कैटेनेशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज हाईएस्ट इन कार्बन। कार्बन ये जो चेन बनाने की टेंडेंसी है इसमें क्या होती है, हाईएस्ट होती है। कार्बन बहुत सारे चेन कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसके हैं, इसकी वजह से अपने एक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इस कार्बन के कंपाउंड की स्टडी अपन उसमें करते हैं, ठीक है। तो ये टेंडेंसी भी इसमें क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? इफ सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, सेम एलिमेंट की जो फॉर्म्स हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स दे शुड बी डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, बट सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम, ठीक है। ऐसे जो एक सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलते हैं एलोट्रोप्स, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रोप, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज बट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रोप, ठीक है। सब्सटेंस सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, कार्बन के फॉर्म ग्रेफाइट और डायमंड, दोनों कार्बन के फॉर्म है, लेकिन क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ये क्या है, सॉफ्ट है, स्लिपरी है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बट इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। समझ गए मेरी बात। ये जो प्रॉपर्टीज है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। बाकी अगर अपन देखेंगे कि बोथ आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दोनों कार्बन की क्या है, प्योर फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे जो फॉर्म है उनको अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हम कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनको ब्रॉडली अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कैन बी कैटेगराइज्ड एज इन टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन, सेकेंड इज अमोर्फस, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। क्रिस्टल हम सब जानते हैं, इफ ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज फॉलोड थ्रू आउट द सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थ्रू आउट एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स, ठीक है। तो वो एलोट्रोप्स जिनमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होता है, उसको उनको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। और यहां अपन जो पढ़ने वाले हैं, कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स नोन है। एक फर्स्ट कौन सा है, डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड वन इज फुलरिन, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। एमोर्फस एलोट्रोप्स कौन से होंगे, इन विच नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज फॉलो, कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता है ना। जैसे अपन कह रहे हैं कि वुड है, वुड चारकोल कहते हैं, या सिर्फ चारकोल कहते हैं, कोक कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है चारकोल और कोक, कार्बन की फॉर्म है, बट इन दीज फॉर्म्स नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ पार्टिकल इज फॉलो। इनमें पार्टिकल्स का क्या होगा, हैफेजर अरेंजमेंट, यानी कोई भी पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, एक पार्ट में कुछ और अरेंजमेंट होगा, दूसरे पार्ट में कुछ और अरेंजमेंट होगा। तो इस तरह के जो एलोट्रोप्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, एमोर्फस एलोट्रोप्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं
क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स को थोड़ा सा डिटेल में, फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है दैट इज डायमंड। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं। देखो, प्योरिटी, सेकंड क्या कहते हैं अपन, स्ट्रक्चर, थर्ड वन अपन कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, और अपन कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है इनकी, या फिर अपन क्या कहें इनको, सॉफ्टनेस या हार्डनेस, है ना, हार्डनेस। ठीक है, इन पॉइंट्स के अंदर अपन इसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहली बात तो प्योरिटी, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या है ये, प्योर फॉर्म। ठीक है, सेकंड आ जाए अपन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी होती है देखो इसकी। ठीक है, तो कार्बन की जो, डायमंड की जो स्ट्रक्चर है, डायमंड की स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि वन कार्बन इज अटैच्ड टू अनदर 4 कार्बन्स इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, ऐसी फॉर्म में, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। और कार्बन कार्बन के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज 154 पिकोमीटर। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है इसको अपन कहते हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या होगा इसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड से, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड से किससे जुड़ा रहेगा, अदर 4 कार्बन्स के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या नहीं है, फ्री नहीं है। दैट्स व्हाई इट फॉर्म ए थ्री डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, डायमंड। अब ये डायमंड मिलता कहां है, डायमंड मिलता है कोल माइंस के अंदर। कोल माइंस में जब बहुत ज्यादा डेप्थ में नेचुरल डायमंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट द प्रॉपर्टीज आर नॉट इक्विवेलेंट टू द नेचुरल वन। ठीक है, थर्ड बात अपन करते हैं, देखो कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So as we can see, there is no free electron at the carbon. All the 4 valence electrons are utilized in forming covalent bonds. So there is no free electron to conduct the electricity. That's why we can say diamond is poor conductor of electricity. Electricity का क्या होता है, poor conductor, but it is the बेस्ट थर्मल कंडक्टर। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पास होने की वजह से ये थर्मल कंडक्टर, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, डायमंड इज पुअर कंडक्टर और वी कैन से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ड्यू टू इट्स डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। इस 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होता है, जो डायमंड है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत क्या होता है, हाई होता है, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक और बात अपन कर ले इसकी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, 5th जो अपन प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, डायमंड क्या है, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट। व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से
इससे रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, नेचुरली हमें लगता है कि इट इज शाइनिंग, और इस शाइन की वजह से डायमंड का यूज जेम्स और ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हुई डायमंड की स्ट्रक्चर की बात और डायमंड की प्रॉपर्टीज की बात। अब अपन इसके यूजेस देख लें। जेम्स एंड ज्वेलरीज में इसको यूज करते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल है तो हार्ड मटेरियल को कट करने में इसको यूज करते हैं, एज एन एब्रेसिव इसको यूज करते हैं, पॉलिश करने के लिए, हार्ड सर्फेसेस को पॉलिश करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर सम यूजेस ऑफ डायमंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर allotrope, that is graphite. Graphite is also a crystalline allotrope of carbon, but it is quite different from the physical properties of diamond. Let us see the structure of graphite. In graphite we can say it is also pure form of carbon. Structure: each carbon is joined with another 3 carbons. Each carbon is joined with another 3 carbon, or we can say each carbon is sp2 hybridized. Okay, it is forming 3 sigma bond and 1 electron is free at each carbon. Okay, the bond length of carbon is 141.5 picometer. What? 141.5 picometer. So it is actually forming the layers, plane layers. One plane layer is this, another plane layer is this. Okay, so these are like this, and the distance between these two is 340 picometer. Okay, and these layers can slip over one another. ये जो layers है वो एक दूसरे के ऊपर slip कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या लगता है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, स्लिपरी है। ठीक है, एक स्लिपरी सब्सटेंस है और सॉफ्ट है। आगे अपन पढ़ेंगे कि इसका यूज लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो यहां पे इस तरह से अपन कह सकते हैं कि every carbon is bind with 3 other carbons and there are pi electrons are also present with each carbon, they form pi bond. ठीक है, तो हर एक जो कार्बन है ये क्या बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज softness. It is soft. Why it is soft? Because one electron is free and there these layers. So fourth electron is actually dislocated. Due to this dislocation, there is no strong bonding between 2 layers of graphite. That's why one layer can slip over another layer, so it appears soft. Next one is conductivity. It would conduct electricity. Why it would conduct electricity? Being a non-metal, it conducts electricity because at each carbon there is a free electron. हर एक कार्बन पे क्या होगा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करता है। ठीक है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पाई होता है। Opaqueness. Opaqueness. Unlike diamond, graphite is not transparent. Its refractive index is very low, so it appears as grayish material. Due to this color, grayish color, it can be used to mark on paper. That's why graphite is also used in pencils. This is the structure of graphite. And what are the uses? Making pencil lids. Being a conductor, it is also used in making electrodes. Okay.
being slippery, it is used as a lubricant in the machineries where a large amount of heat is produced, so it can bring the combustion of the liquid lubricants, oil, etc. That's why instead of that, graphite powder is used as lubricant. Okay, so this is about the next allotrope, graphite. थर्ड जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है वो क्या है, फुलरिन. ठीक है, अप टू 1985 देयर वर ओनली टू allotropes, crystalline allotropes of carbon were known, diamond and graphite. But in 1985, small a, Croton and Carl, these are the names of three chemists who synthesized fullerene. Fullerene actually is not a single molecule. Actually, we can say it is a group of various molecules in which carbon number may be C2n. Here, n should be equal to or greater than 30. So, minimum number of carbon should be there, should be 60 in the fullerene. Okay, what is the structure of fullerene? So if we see the structure of fullerene, then we would find that the structure is like this. Okay, it is a ball-like structure. It is actually the structure of it is the structure of a carbon 60 fullerene, C60 fullerene. What is the structure? In this structure, there are two types of ring: hexagonal as well as pentagonal rings. There are 20 hexagonal rings and 12 pentagonal rings. Each hexagonal ring is attached to another hexagonal ring or pentagonal ring, but pentagonal ring is always attached to the hexagonal ring. Okay, if we see, it is similar to the we can say it is similar to the soccer ball. In the soccer ball also there are two type of, ठीक है, so this type of rings are also present in the fullerene, and at each vertices there is a carbon atom. So total there are 60 vertices in C60 fullerene. There are 60 vertices and each vertices is occupied by a carbon atom. ठीक है, हर एक जो कार्बन एटम है उस हर एक कार्बन एटम को एक वर्टिसिस पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा. अब बात कर ले अपन कार्बन कार्बन बॉन्ड की. ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दूं मैं. अगर हम बात करें कि व्हाट शुड बी द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ. क्यों कह रहे हैं अपन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? क्योंकि कार्बन यहां पे क्या कर रहा है, केवल 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है. तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किसमें यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन मेकिंग पाई बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 140.3 पिकोमीटर. और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है 143.5, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ कितनी होती है, 138.5 पिकोमीटर. ठीक है, 138.5 पिकोमीटर होती है. ठीक है, तो ये इसमें क्या होंगी, बॉन्ड लेंथ्स होंगी. अब इसका नाम, ये जो फुलरीन नाम पड़ा, ये फुलरीन नाम कहां से आया, कि बकमिनिस्टर फुलर ने, इनकी डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं था. बकमिनिस्टर फुलर जो एक अमेरिकन क्या थे, आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे. उन्होंने एक डोम डिजाइन किया. That dome was having pentagonal and hexagonal rings similar to the fullerene molecule. ठीक है,
सॉकर बॉल के जैसी, और इस डोम के सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी थी? फुलरिन की, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए ये जो फुलरिन है, इस फुलरिन को अपन ये भी कह सकते हैं बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन्स, या फिर सिंपली क्या कहते हैं अपन इसको? फुलरिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फुलरिन की जो स्ट्रक्चर है, फुलरिन की स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स मिलके एक क्या बनाती है? स्फेरिकल डोम बनाती है। और उस स्फेरिकल डोम की जो स्ट्रक्चर थी वो सबसे पहले किसने बताई? बकमिंस्टर फुलर ने। इन्होंने एक डोम डिजाइन किया और उस डोम में हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स को इस तरह से अरेंज किया जो फुलरिन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के है ना। इसलिए इनके नेम पर इसका नाम क्या दिया गया है? बकमिंस्टर फुलरिन भी दिया गया है। ठीक, कार्बन के ये जो हमने केवल एक फुलरिन की बात करी, C60 फुलरिन, C70 भी हो सकता है, C350 कार्बन एटम तक के फुलरिन्स क्या है? डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, तो कार्बन का नंबर मिनिमम 60 होना चाहिए और उससे ज्यादा 300 से ज्यादा तक भी कार्बन इसमें क्या हो सकते हैं? अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन। नेक्स्ट इज एमोर्फस एलोट्रोप्स। अमोर्फस एलोट्रोप्स, एमोर्फस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हम बात करें कि जो एलोट्रोप्स हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, उनमें जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, कार्बन्स की जो पोजीशन है वो क्या होती है? एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है। अमोर्फस एलोट्रोप्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, अमोर्फस और एलोट्रोप्स के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ठीक, 3 अमोर्फस एलोट्रोप्स की बात करेंगे अपन। कोक, चारकोल, और थर्ड वन है कार्बन ब्लैक। ठीक है, कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक। चारकोल में अपन ये कहते हैं कि देयर इट मे बी वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, सुगर चारकोल एंड एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, these coke, charcoal and carbon black, they are prepared when coal or we can say carbon is burned in a limited supply of oxygen। ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में इनको बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनती है? कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक फॉर्म, ये बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, यहां पे अपन सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी बात करें अपन? चारकोल। चारकोल क्या है? एक एमोर्फस एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन की इस चारकोल की अगर अपन बात करें तो ये चारकोल क्या होता है? रेडिली बर्न होगा और क्या बनाएगा? इसके बर्न होने से क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, अगर इस चारकोल की जो रिएक्शन है वो मेटल्स के साथ कराई जाए, मेटल्स प्लस चारकोल, तो हमारे पास क्या बनेंगे? मेटल कार्बाइड बनेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम चारकोल की जो रिएक्शन है वो चारकोल की रिएक्शन अगर अपन किसके साथ करें? अपन सल्फर के साथ इसको बर्न करें तो क्या बनता है? CH2, कार्बन डाई सल्फाइड ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी किसकी हुई? चारकोल की। रेडिली बर्न होता है यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल्स के साथ कार्बाइड्स बनते हैं। चारकोल को अगर सल्फर के साथ बर्न करें तो क्या बनता है? कार्बन डाई सल्फाइड बनता है। ठीक है, अब अपन दूसरे एलोट्रोप की बात करते हैं, दैट इज डायमंड।
डायमंड क्या है? वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। और अपन ये भी कह सकते हैं रेजिस्ट वेरियस केमिकल्स को के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, रेजिस्टिविटी शो करता है ना। लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर अपन क्या करें, इसको बर्न करें तो क्या होगा? 1173। अगर डायमंड को अपन कितने डिग्री पर, सॉरी कितने केल्विन पर, 1173 केल्विन पर करें तो ये क्या होगा? बर्न होता है और इससे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन अपन कर रहे हैं, डायमंड का अगर क्या कराया जाए ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और ये भी किस पे होगा? हाई टेम्परेचर 473 केल्विन पर। तो ये क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। अगर डायमंड को अपन क्या करें, ये डायमंड है, स्टेबल है, एट लो टेम्परेचर इट इज क्वाइट स्टेबल। लेकिन अगर अपन इसको, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना, 2073 से 2273 केल्विन तक। ठीक है। इतने टेम्परेचर पे अपन क्या करें, इसको अगर अपन हीट करेंगे तो ये क्या होता है? इट चेंजेस इनटू ग्रेफाइट। यानी लो टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होगा? स्टेबल है, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर इसको हीट करेंगे देन इट स्लोली कन्वर्ट्स इनटू ग्रेफाइट। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी, वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑलरेडी 4 bonds आर formed by the carbon, so there is no position, carbon is not in the position to form new bonds। ठीक है। इसलिए बहुत कम रिएक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। 1173 केल्विन पर अगर इसको हीट करेंगे तो डायमंड किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनती है? स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मोर देन 2000 केल्विन टेम्परेचर पर, 2000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे अगर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तीसरी अपन बात करें, किसकी बात करेंगे अब अपन? ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये अपन ये कह दें कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर अपन इसको रिएक्ट कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। लाइक डायमंड की तरह ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक है। अगर ग्रेफाइट की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराई जाएगी तो इसके साथ में बनता है C11H4O5, जिसको अपन कह सकते हैं ग्रेफिटिक एसिड। ठीक है। क्या बनेगा? ग्रेफिटिक एसिड बनेगा। ठीक। अगर इसका जो ऑक्सीडेशन है अगर अपन किसके साथ कराएं? एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर इसका कराएंगे तब हमारे पास ये क्या बनाता है? मेलिटिक एसिड, मेलिटिक एसिड, या फिर अपन क्या कह देंगे? बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? देखो अपन ये कह दें C6COOH6। ठीक है। ये इसको मेलिटिक एसिड कह दें या फिर अपन कहते हैं कि बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बने। ठीक है। अगर इसका जो ऑक्सीडेशन है अपन क्या कराएं? क्रोमिक एसिड के साथ कराएंगे। इफ क्रोमिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएं
तो ये स्लोली किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हाँ, एक केमिकल प्रॉपर्टीज अपन छूट गई अपने से, ये चारकोल। चारकोल क्या करता है, चारकोल अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, H2SO4 और HNO3 के साथ। ठीक है, अगर चारकोल की रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3, तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, SO2, और इसको किसके अंदर, NO2। ठीक है, आप बताएंगे मुझे कि ये रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा। इट इज रिडक्शन। ठीक है, तो जो चारकोल है एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करता है, रेड्यूस कर देता है। इट रेड्यूसेस H2SO4 into SO2 and HNO3 into NO2। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो बात है वो अपन पहले ही कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।